नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निवेश की दुनिया के एक ऐसे दिग्गज की जिनकी सोच ने, आप कह सकते हैं, बहुत लोगों को प्रभावित किया है, फिलिप ए फिशर। और उनकी जो क्लासिक किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, ये वो किताब है जिसने वाकई लंबी अवधि के निवेश को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल। और फिशर की सबसे बड़ी देन शायद यही थी कि उन्होंने निवेशकों को सिर्फ नंबरों और चार्ट से आगे देखने के लिए उकसाया। उनकी जो रणनीति थी वो कंपनी की आत्मा को समझने पर, मैनेजमेंट की क्वालिटी, भविष्य की क्षमता, इन सब पर टिकी थी, जो उस समय के हिसाब से काफी नई सोच थी। हाँ, और आज हमारे पास जो जानकारी है वो फिशर की इसी किताब और उनके विचारों पर आधारित एक गाइड के कुछ अंश हैं। इसमें उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें काफी आसान भाषा में समझाया गया है। तो आज इरादा यही है कि फिशर के निवेश के फलसफे के उन खास नुक्तों को समझें जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशकों को भी राह दिखाई। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो आम से दिखने वाले स्टॉक्स में असाधारण मुनाफा कमाने के मौके ढूंढते थे। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं खुद फिलिप फिशर से। 1931 में उन्होंने अपनी फर्म शुरू की थी। निवेश की दुनिया में उनका नाम इतने सम्मान से क्यों लिया जाता है और उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पितामह ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, फिशर का सम्मान इसलिए है क्योंकि उन्होंने निवेश को, आप समझिए, सिर्फ एक क्वांटिटेटिव चीज से कहीं ज्यादा एक क्वालिटेटिव जांच पड़ताल बना दिया। हाँ। उस समय ज्यादातर लोग या तो वैल्यू स्टॉक्स ढूंढ रहे थे, मतलब ऐसी कंपनियां जो अपनी कीमत से सस्ती मिल रही हों, या फिर बस बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखे थे। हाँ। फिशर ने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनमें असाधारण ग्रोथ की क्षमता हो, और फिर उन्हें बहुत लंबे समय तक होल्ड करना। उन्होंने क्वालिटी पर जोर दिया, मैनेजमेंट की क्वालिटी, बिजनेस की क्वालिटी, भविष्य की योजनाएं, उनकी क्वालिटी। यही ग्रोथ इन्वेस्टिंग का बेस बना। अच्छा। यानी भविष्य के विकास पर निवेश करना, ना कि सिर्फ ये देखना कि आज क्या सस्ता है। अच्छा। और उनका प्रभाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि उन्होंने सिखाया कि कंपनी को सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि उसके लोगों से, उसकी संस्कृति से, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे भी समझा जा सकता है। ये तो दिलचस्प है। और इसी सोच से जुड़ा है उनका पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत कि लंबे समय तक निवेशित रहना। वो कहते थे कि सही स्टॉक अगर मिल गया तो उससे सालों, शायद दशकों तक होल्ड करो। आज की जो तेज दुनिया है, जहां सब जल्दी मुनाफा चाहते हैं, ये थोड़ा अलग लगता है। ये बार बार खरीदने बेचने को वो इतना नुकसानदायक क्यों मानते थे? इसके पीछे कई कारण थे, काफी गहरे। पहला और सबसे सीधा है कंपाउंडिंग की ताकत। फिशर समझते थे कि जो बेहतरीन कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ समय के साथ तेजी से बढ़ती है, और इसका असली फायदा तभी मिलता है जब आप टिके रहें लंबे समय तक। बार बार खरीद फरोख्त से आप उस कंपाउंडिंग इफेक्ट को तोड़ देते हैं। हाँ, वो चेन टूट जाती है। बिल्कुल। दूसरा कारण है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स। हर बार खरीदने बेचने में खर्चा आता है ना, वो आपके मुनाफे को कम करता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इंसानी भावनाएं। फिशर जानते थे कि बाजार में उतार चढ़ाव देखकर लोग अक्सर डर या लालच में आकर गलत फैसले कर लेते हैं। डर लगता है तो बेच देते हैं, लालच आता है तो खरीद लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो लगातार ट्रेडिंग आपको इन भावनाओं का शिकार बनाती है। उनका मानना था कि अगर आपने अच्छी रिसर्च करके एक असाधारण कंपनी चुन ली है तो बस बाजार के शोर से दूर रहकर धैर्य रखना ही सबसे सही है। उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन फिर सवाल वही कि ये असाधारण कंपनी चुने कैसे? और यहीं पर फिशर की वो मशहूर 15 पॉइंट चेकलिस्ट काम आती है। सुनने में तो ये काफी डिटेल लगती है। क्या है ये चेकलिस्ट और इसमें किस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाता है? हाँ, ये चेकलिस्ट जो है वो फिशर के विश्लेषण का, आप कह सकती हैं, दिल है। ये कंपनी के बिजनेस और उसकी लॉन्ग टर्म संभावनाओं का एक बहुत ही डिटेल्ड और होलिस्टिक मूल्यांकन है। ये सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन या डेट इक्विटी रेशियो जैसे जो वित्तीय आंकड़े होते हैं उन तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी की डीएनए में उतरने की कोशिश है एक तरह से। इसमें 15 सवाल हैं जो कंपनी के अलग अलग पहलुओं को परखते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि कैसे सवाल होते हैं इसमें? जरूर। जैसे पहला सवाल ही पूछता है, क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनकी बिक्री आने वाले कई सालों तक बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है? ये सीधा ग्रोथ पोटेंशियल पर है। फिर सवाल आते हैं मैनेजमेंट की क्षमता और ईमानदारी पर। क्या मैनेजमेंट सिर्फ बातें ही बना रहा है
या सच में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कमिटेड हैं? क्या उनकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट हैं? एक और अहम चीज है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नई खोज। क्या कंपनी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए R&D पर ठीक-ठाक निवेश कर रही है? अच्छा। फिर उसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की ताकत, उसके प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने या बढ़ाने की क्षमता, उसके कर्मचारी संबंध कि कर्मचारी कंपनी के लिए वफादार हैं, मोटिवेटेड हैं या नहीं, इंडस्ट्री में उसकी क्या पोजीशन है, कंपेटिटर्स पर उसकी क्या बढ़त है, ये सब इस चेकलिस्ट का हिस्सा है। ये वाकई में कंपनी का एक 360 डिग्री एक्सरे है जो उसकी सतह के नीचे देखने में मदद करता है। यानी फिशर सिर्फ नंबर नहीं देख रहे थे, बल्कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कर्मचारियों का मोराल कैसा है, इनोवेशन का कल्चर है या नहीं, इन चीजों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन ये सब तो गुणात्मक चीजें हैं, क्वालिटेटिव। इनको मापना तो बहुत मुश्किल होता है। क्या निवेशक इन पर सच में भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही फिशर के नजरिए को खास बनाता है। वो मानती थी कि कंपनी की असली ताकत और उसका जो टिकाऊ कंपैरेटिव एडवांटेज होता है ना, वो अक्सर इन्हीं क्वालिटेटिव चीजों में छिपा होता है। सोचिए, एक बहुत काबिल और ईमानदार मैनेजमेंट टीम वो कंपनी को किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। सही बात है। जो समर्पित कर्मचारी हैं वो बेहतर प्रोडक्टिविटी लाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, भविष्य के लिए एक साफ और बड़ा विजन कंपनी को सही दिशा देता है। हाँ, तो फिशर का तर्क था कि ये जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं ये लॉन्ग टर्म में हार्ड नंबर्स यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ड्राइव करते हैं। हाँ, इन्हें मापना मुश्किल है, जरूर है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना शायद उससे भी बड़ी गलती हो सकती है। और यहीं पर उनकी अगली तकनीक काम आती है। हाँ, वो उनकी जो थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है, स्कटलबट तकनीक। ये सुनने में थोड़ा जासूसी जैसा लगता है। कंपनी के ग्राहकों से, सप्लायर से, पुराने कर्मचारियों से, यहाँ तक कि कंपटीटर्स से बात करके जानकारी निकालना, ये कैसे होता है और क्यों जरूरी है? जासूसी नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पता करने का तरीका कह सकते हैं। स्कटलबट का मतलब ही है कानाफूसी या अंदर की खबर। फिशर मानते थे कि किसी कंपनी को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट जो कहानी बता रहा है उस पर यकीन करना काफी नहीं है। हाँ, वो तो अच्छी तस्वीर ही दिखाएंगे। बिल्कुल, मैनेजमेंट तो हमेशा अपनी कंपनी को अच्छा ही बताएगा। असली तस्वीर जाननी है तो आपको उस कंपनी के इकोसिस्टम में जो दूसरे लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। ग्राहक क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट सर्विस से खुश हैं, नाखुश हैं, दोबारा खरीदेंगे? सप्लायर्स का क्या अनुभव है, कंपनी टाइम पर पेमेंट करती है, उसके साथ काम करना आसान है? पुराने कर्मचारी कंपनी के कल्चर के बारे में, मैनेजमेंट के स्टाइल के बारे में क्या कहते हैं? और सबसे मजेदार, कंपेटिटर्स उस कंपनी की किन ताकतों से डरते हैं या किन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं? लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत और टाइम लगेगा। क्या आज के ज़माने में ये प्रैक्टिकल है? और क्या इसमें गलत जानकारी मिलने का या किसी के पर्सनल बायस का शिकार होने का खतरा नहीं है? सवाल आपका एकदम सही है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, ये कोई आसान काम नहीं है। और हाँ, बिल्कुल इसमें गलत जानकारी या किसी के पूर्वाग्रह का खतरा रहता है। इसीलिए फिशर कहते थे कि आपको कई अलग-अलग स्रोतों से बात करनी होगी और फिर उन सभी जानकारियों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनानी होगी। किसी एक की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पैटर्न ढूंढने। हाँ, अगर कई ग्राहक एक ही शिकायत कर रहे हैं या कई सप्लायर्स एक ही अच्छी बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तकनीक आपको वो अनकही बातें जानने में मदद करती है, वो बारीकियां जो किसी एनुअल रिपोर्ट या मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में कभी नहीं मिलेंगी। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को गहराई देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो हमने देखा कि फिशर कंपनी चुनने के लिए कितनी गहरी रिसर्च पर जोर देते थे। वो 15 पॉइंट्स और ये स्कूटलबर्ट। अब एक और अहम बात आती है खरीदने का सही समय। बहुत से निवेशक स्टॉक कब सस्ता है, कब महंगा है, इसका अंदाजा लगाने में लगे रहते हैं, मार्केट टाइमिंग जिसे कहते हैं। इस पर फिशर का क्या नजरिया था? फिशर मार्केट टाइमिंग के आप कह सकते हैं सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये अंदाजा लगाना कि बाजार कब गिरेगा या कब उठेगा, ये लगभग नामुमकिन है और इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उनका फोकस पूरी तरह से बिजनेस को समझने पर था। वो कहते थे कि अगर आपने अपनी पूरी रिसर्च के बाद एक ऐसी असाधारण कंपनी ढूंढ ली है जिसमें लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता है, तो उसे खरीदने के लिए सबसे सस्ते पल का इंतजार करने से बेहतर है कि उसे एक उचित मूल्य पर, एक फेयर प्राइस पर खरीद लिया जाए।
उनका तर्क था कि एक शानदार कंपनी अगर थोड़ी महंगी भी खरीदी गई हो तो भी वो लंबे समय में एक औसत कंपनी से कहीं बेहतर रिटर्न देगी जिसे शायद आपने सस्ते में खरीदा हो। अच्छा। बिजनेस की गहरी समझ आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है तो समय आपके फेवर में काम करेगा। यानी फोकस सही कंपनी चुनने पर हो, न कि सही समय चुनने पर। और सही कंपनी मतलब ग्रोथ वाली कंपनी। तो क्या हम कह सकते हैं कि फिशर का पूरा दर्शन जो है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की इर्द गिर्द घूमता था? हाँ, काफी हद तक ग्रोथ इन्वेस्टिंग उनके दर्शन का, उनके फलसफे का केंद्र बिंदु था। जैसा हमने पहले बात की, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जिनकी कमाई और रेवेन्यू बाजार के एवरेज रेट से काफी तेज बढ़ने की उम्मीद हो। फिशर ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते थे जिनके पास कुछ खास हो, कोई अनोखा प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी, एक मजबूत ब्रांड, बड़ा मार्केट साइज या फिर कोई असाधारण मैनेजमेंट टीम जो उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करे। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जो न सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में लीडर हों बल्कि जिनमें अपनी इंडस्ट्री को ही बदलने की वो क्षमता हो। वो मानते थे कि ऐसी हाई ग्रोथ कंपनियां भले शुरुआत में थोड़ी महंगी लगे, मतलब उनका पी रेशो शायद ज्यादा हो, लेकिन अगर वो अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को हासिल कर लेती हैं तो वो निवेशकों के लिए असाधारण वेल्थ बना सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और है। फिशर ने कहा कि अच्छी कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए, पर क्या इसका मतलब है कि उन्हें कभी बेचना ही नहीं चाहिए? बेचने के बारे में उनके क्या विचार थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फिशर का जो हमेशा के लिए खरीदो और होल्ड करो वाला सिद्धांत है, उसे अक्सर थोड़ा गलत समझ लिया जाता है। वो बेचने के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी, लेकिन उनके बेचने के कारण बहुत लिमिटेड और बिल्कुल साफ थे। उन्होंने 3 खास परिस्थितियां बताईं जब किसी स्टॉक को बेचना सही हो सकता है। पहला, जब आपने गलती की हो। अगर आपको बाद में लगे कि कंपनी का आपका जो शुरुआती एनालिसिस था वो गलत था, कंपनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने सोची थी। अच्छा। दूसरा, जब कंपनी बदल जाए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में गिरावट आ जाए, जैसे मैनेजमेंट बदल गया और नई टीम उतनी काबिल नहीं है, या कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो दिया, या उसकी ग्रोथ की संभावनाएं खत्म हो गईं, मतलब कंपनी अब उन 15 पॉइंट्स पर खरी नहीं उतर रही। और तीसरा, जब कोई बहुत ही बेहतर अवसर मिल जाए। ये सबसे कम होता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी दूसरी कमाल की कंपनी मिल जाती है जिसमें आपकी मौजूदा होल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना दिख रही हो, तो आप स्विच करने का सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बाजार के उतार चढ़ाव या इकोनॉमी की हालत या सिर्फ इसलिए बेचने की सलाह कभी नहीं देते थे कि स्टॉक बहुत बढ़ गया है। उनका फोकस हमेशा कंपनी की अंदरूनी क्वालिटी और भविष्य की संभावनाओं पर ही रहता था। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब अंत में फिशर के उस प्रसिद्ध कथन पर आते हैं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। मतलब शेयर बाजार ऐसे लोगों से भरा है जो हर चीज की कीमत तो जानते हैं पर किसी चीज का मूल्य नहीं। और उनका एक और मशहूर विचार, असाधारण मुनाफा तभी आता है जब आप आम स्टॉक्स में असामान्य तरीके से सोचकर निवेश करें। इन बातों का असल मतलब क्या है? आम स्टॉक्स और असामान्य तरीका, इसे कैसे समझें? ये कथन आप कह सकती हैं फिशर के पूरे दर्शन का निचोड़ है। पहला कथन जो है उसका मतलब है कि ज्यादातर लोग सिर्फ स्टॉक की मौजूदा कीमत देखते हैं जो रोज बदलती है। वो कंपनी की असली अंदरूनी कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश नहीं करते, जो उसकी भविष्य की कमाई क्षमता, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी, उसके ब्रांड की ताकत, इन सब से तय होती है। फिशर हमें कीमत से आगे जाकर मूल्य देखने के लिए कह रहे थे। वैल्यू। हाँ, वैल्यू। और दूसरा कथन, आम स्टॉक्स में असामान्य तरीका, ये बहुत गहरा है। आम स्टॉक्स का मतलब शायद जानी पहचानी बड़ी कंपनियां हो जिनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनमें निवेश करने का असामान्य तरीका है भीड़ से अलग सोचना। यानी जो सब कह रहे हैं या जो बाजार में चल रहा है उसके पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की गहरी रिसर्च, वो 15 पॉइंट्स, जमीनी हकीकत की पड़ताल, स्कटलबट और कंपनी की क्वालिटेटिव समझ पर भरोसा करना। जब आप किसी आम कंपनी को भी इस असाधारण नजरिए से देखते हैं, उसकी उन खूबियों या संभावनाओं को पहचानते हैं जिन्हें बाजार शायद नजरअंदाज कर रहा है, तभी आप वो असाधारण मुनाफा कमा सकते हैं। ये भीड़ से अलग
इंडिपेंडेंट सोच और गहरी मेहनत की बात है। और वे संक्षेप में कहें तो फिलिप फिशर से हमने सीखा धैर्य का महत्व, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की ताकत। कंपनी की सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, मैनेजमेंट, कल्चर, इनोवेशन, उसको समझना। स्कटल बर्ड जैसी तकनीकों से जमीनी हकीकत जानना। मार्केट टाइमिंग की कोशिश ना करना, बल्कि बिजनेस की गहरी समझ पर फोकस करना। और सबसे बढ़कर ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता वाली कंपनियों को पहचान कर उनमें निवेश करना और तब तक बने रहना जब तक उनके फंडामेंटल्स मजबूत रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिशर के ये सिद्धांत आज जब इन्फॉर्मेशन का इतना ज्यादा फ्लो है और शॉर्ट टर्म सोच इतनी हावी है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। चारों तरफ जो शोर और डेटा है, उसमें से असली सिग्नल पहचानना, सतही जानकारी से आगे जाकर कंपनी की वास्तविक क्वालिटी को परखना और शॉर्ट टर्म मुनाफे के लालच के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने पर ध्यान देना, ये सबक आज के हर निवेशक के लिए बहुत कीमती हैं। फिशर हमें याद दिलाते हैं कि निवेश सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बौद्धिक और धैर्य भरी खोज है। यहाँ एक विचार आता है मन में जिस पर सोचा जा सकता है। फिशर ने स्कटलबट पर बहुत जोर दिया, यानी लोगों से पर्सनली मिलकर बातचीत करके जानकारी जुटाना। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां ग्लासडोर पर कर्मचारियों के रिव्यू मौजूद हैं, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स के प्रोफाइल हैं, ट्विटर पर ग्राहक अपनी राय दे रहे हैं और न जाने कितने ऑनलाइन फोरम हैं, तो क्या फिशर की वो पारंपरिक स्कटलबट तकनीक आज भी उतनी ही असरदार है? या फिर आज के निवेशक को इन नए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके एक तरह की डिजिटल स्कटलबट का नया विकसित रूप अपनाना होगा? क्या ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी उतनी ही भरोसेमंद और गहरी हो सकती है जितनी आमने सामने की बातचीत से मिलती थी? ये एक दिलचस्प सवाल है कि फिशर के सिद्धांत को आज के समय में सबसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए।